घाट में जनसभा को किया संबोधित। कहा, पिछले 5 सालों में एनडीए सरकार ने असम में रखी विकास की मजबूत नींव। अब उस नींव पर राज्य के तेज विकास की सशक्त इमारत खड़ी करने का वक्त। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान जोरों पर। अमित शाह पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा का घोषणा पत्र करेंगे जारी। वहीं केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने घोषणा पत्र किया जारी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जनसभाओं को किया संबोधित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ओडिशा दौरा। एनआईटी राउरकेला के दीक्षांत समारोह में छात्रों को किया संबोधित। कहा, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को शिक्षा का केंद्र बनाना, महिलाओं को तकनीकी शिक्षा में मजबूत बनाने की जरूरत पर दिया जोर। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र पर सियासी घमासान हुआ और तेज। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर भाजपा का राज्य भर में प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार का गंभीर मामला, महाराष्ट्र सरकार को देना होगा जवाब। भारत ने 4 करोड़ 46 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन डोज देकर विशिष्ट उपलब्धि की हासिल। एक दिन के भीतर 25 लाख से अधिक वैक्सीन की दी गई खुराक। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मध्य प्रदेश में 3 शहरों में लगा संडे लॉकडाउन। मुंबई में कल से भीड़ वाले स्थानों पर होंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर दिया जोर। बाढ़ से बेहाल हुआ ऑस्ट्रेलिया। न्यू साउथ वेल्स के तटीय इलाकों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज। लगातार हो रही बारिश से बढ़ी मुश्किलें। बारिश से कई दिनों तक जारी रहने की है संभावना। भारत ने इंग्लैंड को T20 सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में 36 रनों से दी शिकस्त। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 3-2 से किया कब्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बोकाखाट में चुनावी रैली को आज संबोधित किया है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने असम में कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एनडीए के काल में असम में शांति और स्थिरता दोनों स्थापित हुई हैं। एनडीए के सेवा काल में आज असम पूरे सामर्थ्य के साथ नई बुलंदियां छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस राज में सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टिविटी कैसे बढ़े। एनडीए के सेवा काल में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं। पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है। कांग्रेस के राज में सवाल था कि दशकों से अशांत चल रहे असम में कभी शांति आएगी क्या, आएगी या नहीं आएगी। एनडीए के सेवा काल में आज असम में शांति स्थापित हुई है और स्थिरता भी आई है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस लोगों को झूठे वायदे करने की, झूठे घोषणा पत्र बनाने की आदत पड़ गई है। 50 साल से ज्यादा असम पर राज करने वाले लोग आजकल असम को 5 गारंटी दे रहे हैं। असम के लोग इनकी रग रग से वाकिफ हैं। इन लोगों को झूठे वायदे करने की, झूठे घोषणा पत्र बनाने की आदत पड़ गई है। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो
उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। यही कांग्रेस का हमेशा से सत्ता में रहने का फॉर्मूला रहा है। आपको याद रखना है, कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र की गारंटी, कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन की गारंटी, कांग्रेस मतलब अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस मतलब बम बंदूक और ब्लॉकेड की गारंटी, कांग्रेस मतलब हिंसा और अलगाववाद की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, घोटालों की गारंटी, भाई भतीजेवाद की गारंटी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने गैंडों का शिकार करने वालों को जेलों में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि हम जानवरों की सुरक्षा के साथ साथ असम के लोगों के लिए सुविधाओं पर भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 5 वर्षों में असम में वन क्षेत्र में वृद्धि पर खुशी जाहिर की है। कांग्रेस के राज में एक और सवाल था कि असम और देश की शान, यहां राइनो को कांग्रेस द्वारा पाले पोसे शिकारी गिरोहों से कैसे बचाया जाएगा। मुझे बताइए, राइनो को बचाना ये सवाल था कि नहीं था? हम सबकी चिंता का विषय था कि नहीं था? मैं जब जब इस क्षेत्र में आया, इस विषय की चर्चा हुई कि नहीं हुई? यहां भाजपा के एनडीए की सरकार ने राइनो के दुश्मन शिकारियों को जेल के पीछे पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब जब केंद्र में एनडीए सरकार है और राज्य में भी एनडीए की सरकार है तो डबल इंजन की ताकत असम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब यह तय हो गया है, असम में दूसरी बार बीजेपी सरकार, असम में दूसरी बार एनडीए सरकार, असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार। भाइयों और बहनों, बोकाखाट सहित ये पूरा क्षेत्र, ये अपने आप में शिव और शक्ति का केंद्र है। आपने जिन जिम्मेदारी के साथ, जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी की सरकार चुनी थी, उसे पूरा करने के लिए हमने जी जान से मेहनत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए की सरकार ने असम दर्शन के तहत 9000 से ज्यादा नामघरों और आस्था से जुड़े दूसरे स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम किया है। असम की भाषा, बोली, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, असम के मेले, त्योहार, ये सब हर हिंदुस्तानी का गर्व है। हर हिंदुस्तानी को अभिमान करना चाहिए, ऐसी विरासत आपके पास है। ऐसे में असम दर्शन के तहत 9000 से ज्यादा सत्रों, नामघरों और आस्था से जुड़े दूसरे स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम भी मैं हृदय से यहां के राज्य सरकार को बधाई देता हूं, भाजपा एनडीए सरकार को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा निर्णय करके यहां की विरासत को उन्होंने शानदार, जानदार बनाने का प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम की पेट्रोलियम और इससे जुड़े उद्योग एक और बहुत बड़ी ताकत है। बीते 6 वर्षों में तेल और गैस के सेक्टर में असम में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। आज हम देश के नदी जलमार्गों को भी भारत के आर्थिक समृद्धि के कॉरिडोर्स के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसमें से असम में भी बहुत बड़े नदी जलमार्गों पर काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, असम की एक और बहुत बड़ी ताकत है पेट्रोलियम और इससे जुड़े उद्योग। लेकिन दशकों तक कांग्रेस असम के इस सामर्थ्य पर भी बैठी रही। बीते 6 साल में सिर्फ ऑयल एंड गैस के सेक्टर में ही असम में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक।
और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में भी पार्टी के चुनाव प्रचार को गति देने के लिए बांकुड़ा में जनसभा को अब से कुछ देर बाद संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बांकुड़ा में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बांकुड़ा के भाजपा के सांसद सुभाष सरकार से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री की बांकुड़ा में रैली होने वाली है, एक पब्लिक मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए जोर शोर से यहां तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुभाष सरकार जी हैं, जो बांकुड़ा से प्रतिनिधित्व करते हैं। रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं? अब तो देखते हैं, आज भी सारे लोगों को इतने उत्साह हो, हमारे यहाँ सारी जनता भी आ रहे हैं और हर जगह में आसपास गांव में ऐसा दिख रहा है शायद घर में कोई भी नहीं रहेगा, सब प्रधानमंत्री की जनसभा में आ जाएगा। पिछली बार की अगर बात करें, 2016 की बात करें, तो भाजपा मात्र 3 सीटों पर विजय हासिल की थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि लड़ाई देखिए 2016 में आप जो बताते हैं, उस समय स्थिति, समाज की स्थिति एक था और धीरे धीरे बदल रहे हैं। 2019 में देखिए हम 18 संसदीय क्षेत्र में जीत गए। ममता बनर्जी जी बोल रही है कि इनके पास सीएम का कोई फेस नहीं है। अरे देखिए, हमारे पास सीएम फेस होने के लिए बहुत सारे हैं भाजपा में, तो ये पार्टी जो तय करेंगे वही होगा। हमारे कोई एक नेता के कारण हमारे दल नहीं चलते हैं, हम नेता तैयार करते हैं। हमारे हर समय बहुत सारे नेता हैं, तो इसी से किसी को चुना लेंगे। तो ये थे सांसद सुभाष सरकार, जिनका कहना है कि जब विधायक चुन के आएंगे तो वही नेता चुनेंगे और वही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। कैमरामैन सुकांत सिटी के साथ कुमार आलोक, टीडी न्यूज, बांकुड़ा। और वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा के नेता अमित शाह आज राज्य के दौरे पर हैं। अमित शाह ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के एकरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम यहां ऐसी सरकार लाएंगे जिसके रहते बंगाल के युवा को बंगाल के बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये जो तुष्टीकरण और घुसपैठ हो रही है, उसको भी रोकने का काम भाजपा की सरकार करेगी। मित्रों, 67 से बंगाल ने ऐसा किया, 67 से कि यहां पर एक पार्टी की सरकार, केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार। इस बार मौका है, केंद्र में तो मोदी जी है ही, यहां पर कमल की सरकार ला दो। ये डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का भला करेगी। मित्रों, बंगाल का भला करेगी। और अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है, जो कि रोकना होगा। हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या करी है। तृणमूल के गुंडे न समझे कि वो बच गए हैं। 2 मई को ये सरकार जाएगी और हमारे कार्यकर्ता को मारने वाले को पाताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का हम काम करेंगे। और अमित शाह आज शाम कोलकाता में भाजपा का संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। और उधर केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। गठबंधन ने न्याय योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को 72,000 रुपए प्रति वर्ष देने का वायदा किया है। वहीं सामाजिक कल्याण पेंशन के तहत लाभार्थी को 3,000 रुपए प्रति माह देने का वायदा किया गया है। सामाजिक कल्याण पेंशन के लिए वेतन आयोग की ही तर्ज पर एक आयोग का गठन किया जाएगा। एलडीए के शासनकाल के दौरान लाइफ हाउसिंग मिशन में हुए घोटाले की जांच कराने की बात भी कही गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस की इस लिस्ट में 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें चरण की वोटिंग के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज राउरकेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल गणेशी लाल, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को सफलता और सामाजिक दबाव की पारंपरिक धारणाओं के दबाव में खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है।
I advise you to never judge your success only in terms of material gains. You don't have to limit yourself by the pressures of conventional notions of success and societal pressures. You need to figure out what you really want to do in your life. Choose to do what gives you satisfaction and meaningfulness. Do what takes you closer to your aspirations. Do what makes your families proud of you. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के ओडिशा दौरे पर। राष्ट्रपति ने आज राउरकेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के NIT के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और इस अवसर पर वहां पर राज्यपाल गणेशी लाल और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने छात्रों को सफलता और सामाजिक दबाव की पारंपरिक धारणाओं के दबाव से खुद को सीमित करने की ज़रूरत नहीं करने की उन्होंने बात कही थी। इसका हमने भी आपको जिक्र भी दिखाया। आगे बढ़ते हैं और पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी पर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। प्रदेश भर में भाजपा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। एनसीपी कहना तो ये वसूली इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जो गृह मंत्री पर आरोप लगा है, जो एनसीपी कहना, तो ये वसूली अपने लिए कर रहे थे कि अपनी पार्टी एनसीपी के लिए कर रहे थे, या पूरे सरकार के लिए कर रहे थे? ये बहुत गंभीर सवाल है। 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करने का आदेश देना और ये भी कहना 1700 रेस्टोरेंट है, बार है, उससे इकट्ठा करो, 40-50 करोड़ तो आ ही जाएगा, 2-3 लाख मांगोगे सबसे। तो देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे? इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा। ये छोटा विषय नहीं है, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गंभीर मामला है और मैं मीडिया के लोगों से विनम्रता से आग्रह करूंगा इस विषय की गंभीरता को समझा जाए। रविशंकर प्रसाद ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी कुबत है कि उसको एक तरफ सीएम डिफेंड करता है सदन के अंदर और होम मिनिस्टर कहता है कि तुम 100 करोड़ रुपया हमें उगाही कर दो। ये विषय बहुत ही गंभीर है और जिनकी मैंने चर्चा की है इसकी बहुत ही ईमानदार गंभीर जांच जरूरी है। द बीजेपी वुड लाइक टू डिमांड एन ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, फेयर इन्वेस्टिगेशन बाय एन आउटसाइड एजेंसी इज इम्पोर्टेंट। इससे पहले पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि परमवीर सिंह की तरफ से कल शाम को 4:37 पर एक दूसरे ईमेल एड्रेस से खत मिला जो ऑफिशियल नहीं है और इस पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं थे। नए ईमेल एड्रेस की जांच की जरूरत है। गृह मंत्रालय उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। मुंबई से पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। पूर्व कमिश्नर ने आरोप लगाए हैं कि सचिन वाजे को हर एक महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए देशमुख ने लक्ष्य दिया था। वहीं भाजपा पूरे मुद्दे पर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों को गंभीर बताते हुए पूरे मामले की जांच की बात की है। पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के
ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए जो चैट उन्होंने लगाई हुई है, इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। हमारी मांग है कि तुरंत गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको उनके पद से हटाया जाए, या तो वो इस्तीफा दे या उनको हटाया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच ये तुरंत की जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। वहीं परमवीर सिंह के आरोप पर अनिल देशमुख ने ट्वीट कर सफाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई परमवीर सिंह सचिन वाजे, मुकेश अंबानी, मनसुख हिरेन मामले में अपने आप को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। जांच चल रही है और मामले में लिंक सिंह तक पहुंच रहे हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त मुंबई से हमारे साथ में जुड़ रही हैं। श्यामा, आपने देखा कि इस पूरे आरोपों के लगने के बाद में लगातार किस तरीके से बीजेपी बहुत ज्यादा मुखर हो गई है। क्या अभी तक मुख्यमंत्री या फिर एनसीपी प्रमुख की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया इस पूरे मामले को लेकर? तरीके से कल ये लेटर साथ में लेटर का ईमेल आया, उसके बाद में उद्धव ठाकरे के ऑफिस की ओर से ये रिएक्शन आया था कि जो लेटर आया हुआ है वो उस ईमेल से आया है जो रजिस्टर नहीं है पहले से परमवीर सिंह के नाम से, वो जो ईमेल था वो दूसरा था। साथ ही जो लेटर आए हुए हैं उसके ऊपर कोई हस्ताक्षर नहीं है। तो इसकी जांच हो रही है कि ये लेटर सही है या किसने भेजा है, ये सब की जांच हो रही है। बहरहाल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अनिल देशमुख पर ये इल्जाम लगे हुए हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लेटर हमने देखा कि लेटर में काफी सारे खुलासे किए गए हैं, काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है इस पूरे बात को लेके। साथ ही एक अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरे पार्टीज हैं, एक स्वर चल रहा है कि रेजिग्नेशन अनिल देशमुख का मांगा जा रहा है। साथ ही एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होनी चाहिए पूरे मामले की, ये भी एक डिमांड आ रही है। आज हमने कल भी देखा कि जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता संबोधित की और उसमें उन्होंने कई सारे पॉइंट्स निकाले, जी श्यामा, निकाली। वैसे ही आज भी अगर हम देख रहे हैं तो वो भी 2 बजे एक और कुर्सी लेने वाले हैं। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र भर में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से कई अलग अलग उनके विंग की ओर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि रेजिग्नेशन जो है वो मांग सका जाए और साथ ही एक इंडिपेंडेंट जो जांच है वो भी हो पाए। शुक्रिया श्यामा, फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं, बात कोविड की करते हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के दैनिक नए मामलों में हो रही बढ़ोतरी के कारण सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम भी सामने देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,11,30,288 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 96.12% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.38% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 22,956 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 4,46,03,841 लोगों को टीकाकरण हो चुका है। और वहीं 27,126 नए मामलों के साथ महाराष्ट्र ने शनिवार को एक बार फिर से कोविड मामलों में सबसे अधिक मामले दर्ज कराए हैं। पिछले साल मार्च में महामारी के प्रकोप के बाद यह संख्या सबसे अधिक है। मुंबई और अन्य जिलों में बढ़ती संख्या के मद्देनजर बीएमसी ने मॉल, रेलवे स्टेशन, एमएसआरटीसी बस डिपो, कार्यालयों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाने का फैसला किया है। ये टेस्ट व्यक्ति की सहमति के बिना किए जाएंगे और अगर वे इनकार करते हैं तो इसे महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। राज्य सरकार ने ताज़ा दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्री जिन्होंने कोविड-19 टीकाकरण की अपनी दोनों खुराक ले ली हैं, वे मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आने पर क्वारंटाइन से छूट पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उधर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कल रात 10 बजे से लगे लॉकडाउन का व्यापक असर देखा जा रहा है। आज सुबह से तीनों शहरों की सड़कें सुनसान हैं। जगह जगह पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं। भोपाल में आज दूध, फल, सब्जी की दुकानें समेत पेट्रोल पंप भी बंद हैं। हालांकि दूध की सप्लाई घर घर की जा रही है। इसके अलावा आज जो
प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्व से निर्धारित थीं वो आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा के अभ्यर्थियों और उनके काम में लगे लोगों को बेरोक-टोक परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की इजाजत दी गई है। रविवार का ये लॉकडाउन तीनों शहरों में कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा है कि युगों से गांव के जंगल की हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। 200 शहरी वन विकसित करने की नई नगर वन योजना का उद्देश्य इस कमी को पूरा करना है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बगीचे हैं लेकिन वन बहुत ही कम है। शहरी वन बनाने से अतिरिक्त कार्बन सिंक भी बनेंगे। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।